क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया का 6th जनरेशन का सबसे तेज फाइटर प्लेन कौन बनाने जा रहा है? प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को मनाया जाता है। तो इस साल के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या रखी गई है? इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 जून 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की आप सभी को हमारी चैनल जीके 2020 और से हार्दिक शुभकामनाएं। और 2021 के यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वेल बीइंग। क्या? योगा फॉर वेल बीइंग 2021 की यह थीम है। और यहां आप दोस्तों सीक्वेंस में याद रह सकते हैं कि 2020 की थीम क्या रखी गई थी? 2020 की थीम कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, इसी थीम के साथ 2020 का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 2019 की थीम क्या रखी गई थी? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और 2018 के यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। ओके, तो यह सभी थीम हमें याद रख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश के द्वारा यह पूरे विश्व को दी गई एक महत्वपूर्ण भेंट है। और इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में हमें पता होना चाहिए। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम स्वास्थ्य के लिए योगा, यानी कि योगा फॉर वेल बीइंग किसने रखी है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यह थीम तय की गई है। क्या है? योगा फॉर वेल बीइंग। हिंदी में कहे तो स्वास्थ्य के लिए योगा 2021 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम। और पहली बार विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और यह दिवस मनाने की घोषणा 2014 में की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और हमारे भारत देश के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा गया था कि इसी तरह का दिन भी मनाया जाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री के प्रयत्नों की वजह से यह दिवस मनाया जा रहा है। और 2021 में हम 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और योग के लिहाज से 21 जून महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे का रीजन है कि आखिरकार 21 जून को ही क्यों तय किया गया है यह महत्वपूर्ण दिवस मनाने के लिए। तो देखो, भारतीय संस्कृति के अनुसार यह दिन पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। क्या? पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। हमारी पृथ्वी में आप देखेंगे, यदि आपके पास कोई मैप है और हमारा यदि उत्तर गोलार्ध आप देखेंगे तो उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। और इसीलिए यह दिवस तय किया गया है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त होने के बीच के समय का अंतराल सर्वाधिक होता है। और 21 जून को ग्रीष्म ऋतु की संक्रांति भी कहा जाता है। क्या? ग्रीष्म ऋतु की संक्रांति भी 21 जून को कहा जाता है। और इंटरनेशनल योगा डे की जो पिछली थीम थी उनके बारे में मैंने आपको ऑप्शन में बताया, एक बार फिर से याद कर लो। 2020 की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, यानी कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह थीम तय की गई थी। और 2019 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय मतलब थीम क्या थी? योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और 2018 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या रखा गया था? योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। ओके, और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इब्राहिम रियासी कहां के राष्ट्रपति बने? हाल ही में हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान देश में यह राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ और तकरीबन 4 उम्मीदवारों में से कितने? 4 प्रत्याशियों में से हाल ही में इब्राहिम रियासी ने ये ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन ए, ईरान देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रियासी। तो ईरान में कट्टरपंथी इब्राहिम रियासी ने राष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त जीत दर्ज की है। और ईरान में राष्ट्रपति चुनाव में कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे? 4 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। और चुनाव में रिकॉर्ड न्यूनतम कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? 48% मतदान इस चुनाव में दर्ज किया गया। और 62% वोटों के साथ जीत दर्ज करने के बाद इब्राहिम रियासी, कहीं पर रईस लिखा है, कहीं पर रियासी लिखा है। ओके, इब्राहिम रियासी ईरान के 13वें राष्ट्रपति बन गए हैं। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि ईरान के 13वें राष्ट्रपति कौन बने। इसी तरह का सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए इब्राहिम रियासी। और श्री इब्राहिम रियासी किसका स्थान लेंगे? निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी का स्थान लेंगे इब्राहिम रियासी। और बात करते हैं ईरान देश की, तो आप मैप में देखिए, हमारे भारत के लोकेशन के लिहाज से आप देखें तो यह है हमारा इंडिया। और इंडिया में यहाँ आगे बढ़ते हुए यह पाकिस्तान, और यहाँ पर ही बिल्कुल है यह ईरान देश। और ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान। ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रियासी। और ईरान देश की करेंसी क्या है? ईरानियन रियाल। तो यह सभी फैक्ट दोस्तों हमें याद रख लेने चाहिए। और ईरान का प्राचीन नाम क्या था? फारस। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में 18वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। तीसरा क्वेश्चन, कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ है? हमारे भारत देश में कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम है जान है तो जहान है। क्या? जान है तो जहान है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान हाल ही में शुरू किया गया है। राष्ट्रव्यापी अभियान जान है तो जहान है का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण के बारे में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना और शंकाओं का निवारण करना और कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु तो यह अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है जान है तो जहान है। और यह अभियान कहाँ चलाया जाएगा? ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में यह अभियान चलाया जाएगा। और हमारे लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाएगी क्योंकि कोविड-19 का जो वैक्सीन है इसके बारे में कई लोगों द्वारा कुछ ऐसे झूठे भ्रम फैलाए जा रहे हैं और इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है। क्या नाम है? जान है तो जहान है। तो जान है तो जहान है अभियान की शुरुआत कौन करेंगे? अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ विभिन्न सामाजिक शैक्षिक संगठन, गैर सरकारी संस्था और महिला स्व सहायता समूह, इन सभी की मदद से यह अभियान शुरू किया जाएगा। और हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। चौथा क्वेश्चन, हर साल दुनिया भर में फादर्स डे कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष दोस्तों फादर्स डे मनाया जाता है जून के तीसरे रविवार को, यानी कि कल 20 जून को जून का तीसरा रविवार था और फादर्स डे मनाया गया है कल ही रविवार को, संडे को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जून महीने के तीसरे रविवार को प्रति वर्ष फादर्स डे मनाया जाता है। और दोस्तों इस घटना से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो याद रख लो कि फादर्स डे कब मनाया जाता है? जून महीने के तीसरे रविवार को। और फादर्स डे किस उद्देश्य से दुनिया भर में मनाया जाता है? पिता के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष फादर्स डे मनाया जाता है 20 जून को नहीं दोस्तों, 20 जून को नहीं, लेकिन जून के तीसरे रविवार को। और दुनिया में पहली बार साल 1907 में अनाधिकृत और साल 1910 में आधिकारिक रूप से फादर्स डे मनाया गया था। यानी कि 1907 में यह दिवस पहली बार अनाधिकृत तरीके से मनाया गया और 1910 में आधिकारिक रूप से पहली बार फादर्स डे मनाया गया था। और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि पूरे विश्व में फादर्स डे सभी देशों में अलग अलग दिनों में मनाए जाते हैं। तो यह भी याद रख लो कि फादर्स डे मनाने की पहली बार आधिकारिक अनुमति किसने दी थी? साल 1924 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति कैल्विन कोली ने आधिकारिक रूप से यह दिवस मनाने की अनुमति दी थी।
और जून महीने के तीसरे रविवार को पिता दिवस यानी कि फादर्स डे मनाने की घोषणा किसने की थी? तो यह याद रख लीजिए कि साल 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन, कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने दोस्तों तीसरे रविवार को पिता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ओके, पांचवा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कौन बना रहा है? दोस्तों पूरा विश्व, सभी देश अभी 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर प्लेन बना रहे हैं, लेकिन एक ऐसा देश जो 6th जनरेशन का यह फाइटर प्लेन बनाने जा रहा है, इमेज में आप देख सकते हैं, कौन सा देश हो सकता है? ओके, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका देश। वो दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान बनाने जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। दुनिया अभी 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के लड़ाकू विमानों में ही उलझी है और अमेरिका 6ठी पीढ़ी यानी कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने जा रहा है। और यह अत्याधुनिक लड़ाकू विमान किसकी जगह लेगा? तो वर्तमान में अमेरिका का सबसे तेज फाइटर प्लेन जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया F-22 रैप्टर विमान, इसकी जगह लेगा यह 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान। और यह लड़ाकू विमान एक बार में उड़ान भरने के बाद दुनिया के किसी भी हिस्से में मार करने में सक्षम होगा। और अमेरिका वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर वर्तमान में अमेरिका वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने यह घोषणा की है। ओके, छठा क्वेश्चन, तरुणदीप राय का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तरुणदीप राय टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब इसी माह जुलाई में यह आयोजित होने वाला है और हमारे भारत देश से तरुणदीप राय यह टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हैं। और वो किन से जुड़े हुए हैं? वो हमारे भारत देश के दोस्तों एक जाने माने तीरंदाज है, यानी कि तरुणदीप राय का संबंध है तीरंदाजी से। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। लेकिन तरुणदीप राय करंट अफेयर में क्यों आए? तो मैं लगभग पिछले 10 दिनों से आपको बता रहा हूं कि टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में अभी 34 दिन रह गए हैं और आकाशवाणी समाचार की विशेष ओलंपिक श्रृंखला में सिक्किम के सुप्रसिद्ध तीरंदाज तरुणदीप राय की बात की गई। तो चलिए आज हम तरुणदीप राय के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन लेते हैं। तरुणदीप राय जी का जन्म 22 फरवरी 1984 को हुआ और नीदरलैंड्स में हुए 2019 विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया। और इसी चैंपियनशिप में तरुणदीप राय, अतानु दास और प्रवीण जाधव की तिकड़ी ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था और यह बात भी मैंने आपको करंट अफेयर में बताई थी। और तरुणदीप 2005 में मैड्रिड में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली टीम का एक हिस्सा भी थे और चीन में 2010 में एशियाई खेलों में तरुणदीप रजत पदक जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज बने थे। तो यह बात याद रख लीजिए कि चीन में 2010 में एशियाई खेलों में तरुणदीप ने रजत पदक जीतकर हमारा भारत देश का गौरव बढ़ाया और देश के पहले ऐसे तीरंदाज बने थे जिन्होंने इस इवेंट में दोस्तों सिल्वर मेडल जीता हो। और 2004 में एथेंस, 2012 में लंदन ओलंपिक के बाद अब तरुणदीप का यह तीसरा ओलंपिक होगा। और तीरंदाजी में विशेष योगदान के लिए तरुणदीप को 2020 में पद्मश्री और 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह सभी उपलब्धियों की हमने बात की। आप मत भूलिएगा तरुणदीप राय का संबंध किन से है? तीरंदाजी से है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को, यानी कि कल ही 20 जून को यह वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 जून। विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2021 की थीम क्या रखी गई है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की थीम टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, जिसे हिंदी में कहे तो साथ रहकर हम जख्म भरकर सीखेंगे और चमकेंगे। इसी थीम के साथ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2021 मनाया गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, यानी कि साथ रहकर हम जख्म भरकर सीखेंगे और चमकेंगे। और 20 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया।
और मुख्य विषय था एवरी एक्शन काउंट। क्या 2020 की यह वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की थीम क्या रखी गई थी? पिछले साल की थीम थी एवरी एक्शन काउंट और इस साल की थीम मैंने आपको बता दी। लेकिन यह वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाने का उद्देश्य क्या है? उन शरणार्थियों के लिए समझ और सहानुभूति का निर्माण करना है जो उनके लिए नए देशों में अपना जीवन बना रहे हैं। और विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे पहली बार कब मनाया गया? पहली बार 20 जून 2001 को 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ या शरणार्थी की स्थिति पर 1951 के सम्मेलन पर मनाया गया। यानी कि 2001 में, कब? 2001 में 20 जून को 1951 के शरणार्थी सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई। और दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थी निम्न में से किस देश से है? सबसे ज्यादा शरणार्थी लगभग सभी अशांत देश है, उनमें से सबसे ज्यादा शरणार्थी है सीरिया देश। कौन सा? सीरिया देश दुनिया में सबसे ज्यादा शरणार्थी सीरिया देश से है। और UNHRC का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन, जिसका पूर्ण स्वरूप है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है? यहां 4 सरकार के नाम आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन सही ऑप्शन है दिल्ली सरकार। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है, जिसका हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जायजा भी लिया। तो देखो, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खिलाड़ियों के लिए बन रही दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम की समीक्षा की। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का विजन है कि दिल्ली स्पोर्ट्स हब बने। क्या? दिल्ली है वो स्पोर्ट्स का हब बने, और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और दिल्ली सरकार का विजन है कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करे जो भारत के लिए हर ओलंपिक में कम से कम 50 गोल्ड मेडल लेकर आए। जी हां, दिल्ली में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसका यह विजन बहुत ही बड़ा है, लेकिन असामान्य नहीं है। क्या? भारत के लिए हर ओलंपिक में कम से कम 50 गोल्ड मेडल लेकर आए ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए दिल्ली में यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और यहां युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं और ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। 9वां क्वेश्चन, पशुओं में मुंहपका खुरपका बीमारी का प्रकोप कहां देखने को मिला है? दोस्तों, कोई भी बीमारी का जिक्र आता है तो हमें भी दोस्तों चिंता होती है। और हाल ही में पशुओं में फैल रही एक बीमारी जिसका नाम है मुंहपका खुरपका, और यह बीमारी का प्रकोप हाल ही में लद्दाख में सामने आया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। और इमेज में आप देख सकते हैं किस तरह की यह बीमारी होती है पशुओं में, और यह लद्दाख के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लद्दाख के द्रास में लोगों का पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है। क्या? लद्दाख के द्रास में लोगों का पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है, लेकिन इस दिनों यहां पशुओं में मुंहपका खुरपका बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इमेज में आप देख सकते हैं। और लद्दाख प्रशासन ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए व्यापक प्रबंध भी किए हैं, और इसीलिए यह करंट अफेयर में आया है लद्दाख। 10वां क्वेश्चन, स्टाइगार्क्टस जीनस की एक नई टार्डीग्रेड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? स्टाइगार्क्टस जीनस की एक नई प्रजाति जिसका नाम है टार्डीग्रेड, इस प्रजाति का नाम केरल राज्य के नाम पर रखा गया है, क्योंकि हाल ही में यह नई प्रजाति केरल राज्य में मिली है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। और नई प्रजाति इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोप के जरिए ही इस प्रजाति को हम देख सकते हैं। इतनी सूक्ष्म होती है यह प्रजाति। तो देखो, शोधकर्ताओं ने स्टाइगार्क्टस जीनस की एक नई टार्डीग्रेड प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम भारतीय राज्य केरल के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी खोज की गई थी। जी हां, केरल राज्य में खोज की गई, और इसीलिए केरल के नाम पर इस प्रजाति का नाम रखा है। और यह खोज केरल के पनडुब्बी भूजल आवासों की पारिस्थितिकी और विविधता को लेकर राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र द्वारा
किए जा रहे अध्ययन का परिणाम है। और हमारा यह राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। उनके द्वारा यह नई प्रजाति हाल ही में खोजी गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक स्टाइग्राक्टस केरलेंसिस, तो केरलेंसिस में यहाँ केरल का नाम जुड़ गया है। स्टाइग्राक्टस केरलेंसिस नामक यह नई प्रजाति भारतीय जल में मौजूद पहली समुद्री टार्डीग्रेड है जो नवीनतम खोजों को महत्वपूर्ण बनाती है। और टार्डीग्रेड इतने छोटे होते हैं कि इनके अध्ययन के लिए उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। 11वां क्वेश्चन, बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कौन हो सकते हैं? बिल्कुल सही चुना, विराट कोहली बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और टीम की कप्तानी करते हुए विराट कोहली 61 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, जो हाल ही में जारी है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ यह टेस्ट मैच, तो यह कारनामा हमारे विराट कोहली जी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कर दिखाया है। क्या? बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कितने मैच खेली है? 61 मैच। तो धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में कप्तानी की थी। वहीं तीसरे नंबर पर सौरव गांगुली है, जिन्होंने 49 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कमान संभाली थी। और जीत के मामले में भी कोहली धोनी से आगे है। यानी कि बतौर कप्तान दोस्तों टेस्ट मैच खेलने में विराट कोहली आगे है, तो जीत में भी धोनी से विराट कोहली आगे है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही गौरा देवी कौन थी? दोस्तों, गौरा देवी इसीलिए सुर्खियों में आई है क्योंकि उनकी जो एक प्रतिमा थी, स्टेच्यू थी, तो सबसे पहले तो लैंडस्केप के कारण, भूस्खलन के कारण जो रास्ते में एक स्टेच्यू रखी गई थी, प्रतिमा रखी गई थी गौरा देवी की, तो भूस्खलन के कारण इसे हटाना पड़ा है। और यहाँ पर जो हाईवे पसार होता था, तो हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रतिमा को हटा दिया है। लेकिन उत्तराखंड वासियों में दोस्तों एक दुख की लहर फैल गई, जिसकी वजह क्या है? क्योंकि गौरा देवी का संबंध दोस्तों चिपको आंदोलन से है। क्या? चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई गौरा देवी की प्रतिमा हाल ही में कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण प्रतिमा हटा दी गई है और इसीलिए करंट अफेयर में आई। तो सही ऑप्शन बन गया एक पर्यावरण संरक्षक गौरा देवी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षक। तो क्या मामला है देखो, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन से दुनिया को नई राह दिखाने के लिए मशहूर गौरा देवी चमोली के रैणी गांव की थी। और रैणी गांव में ही एक रोड पर दोस्तों स्टेच्यू थी और यह स्टेच्यू हटा दी गई है। भूस्खलन से नष्ट हुए गौरा देवी स्मारक से प्रतिमा हटी तो लोग रो पड़े थे। और लगभग 2500 पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गौरा देवी स्वयं अपनी साथी महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक गई थी जब चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड में। और तकरीबन दोस्तों कितने 2500 पेड़ों को काटना था, लेकिन यह चिपको आंदोलन की वजह से यह सभी पेड़ों को बचा लिया गया। और इनसे जुड़ी हुई एक प्रमुख कार्यकर्ता थी गौरा देवी। गौरा देवी को पर्यावरण संरक्षण की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर माना जाता है, जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत कर पर्यावरण संरक्षण का बिगुल बजाया था। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हमारे सुंदरलाल बहुगुणा का ही हाल ही में निधन हो गया, और तब भी मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था। और चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई इस महिला का नाम भी मत भूलिएगा, गौरा देवी। और उन्हीं का स्मारक हाईवे बनाने के लिए हटा दिया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और रैणी गांव के लोगों के लिए गौरा की प्रतिमा का हटाना किसी आपदा से कम नहीं है। 13वां क्वेश्चन, टेस्ट मैच में एक पारी में 4 विकेट लेने वाली और 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? दोस्तों, एक नया महिला रिकॉर्ड सामने आया है कि भारत और इंग्लैंड के बीच महिला टेस्ट मैच का आयोजन किया गया, जो कि यह महिला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा है। लेकिन हमारे भारतीय महिलाओं ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कल भी मैंने आपको शेफाली के बारे में बताया था, सही है ना? तो देखो,
टेस्ट मैच में एक पारी में 4 विकेट लेने वाली और 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है, जिसका नाम है स्नेह राणा। क्या? स्नेह राणा। और शेफाली वर्मा ने कल कौन सा रिकॉर्ड बनाया था? तो वो टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली हमारे भारत देश की महिला क्रिकेटर बन गई है शेफाली वर्मा। लेकिन बात करें स्नेह राणा की, तो देखो इमेज आप देख सकते हैं स्नेह राणा को। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्नेह राणा अपने पहले ही टेस्ट मैच में एक पारी में 4 विकेट लेने वाली और 50 से अधिक रन बनाने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। साथ ही यह कारनामा करने वाली वह दुनिया की चौथी खिलाड़ी भी है। और भारतीय टीम की दूसरी पारी में स्नेह राणा ने अपने बल्ले से भी कमाल कर दिखाया। क्या? इसमें स्नेह और तानिया भाटिया जो कि 44 रन बनाकर नाबाद रहे और दोनों के बीच 90 विकेट के लिए भारत की 104 रन की रिकॉर्ड साझेदारी ने अहम भूमिका निभाई और इनकी बदौलत से यह जो महिला टेस्ट मैच है वो ड्रॉ रहा और हम हारने से बच गए। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व शांति सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में आइसलैंड लगातार 2008 से टॉप पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था आइसलैंड। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है आइसलैंड। और हमारा भारत देश 135वें स्थान पर रहा। तो कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। हमने ऑफलाइन तरीके से रिप्ले कर दिया है, तो चिंता मत कीजिएगा, आपका भी नंबर यहां पर स्क्रीन पर आएगा। ओके, सोलंकी शैलेश कुमार आर, रोशनी प्रजापति, दादूभाई सोलंकी, रेखा नीनामा, अशोक कोपनिया, कृष्णा आहिर, विष्णु रबारी, अजीत कुमार, इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है आइसलैंड। किंजल चावड़ा, अस्मिता चित्रोड़ा, अंकुर पटेल, चंद्रिका किशोरी, जेसल राजपूत, सुखी माली, लर्निंग रिटेल मार्केटिंग फ्रॉम मुकेश कुकड़िया, जसदन राजकोट से, रामसी पारगे, आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। मानव वाघेला, मुकुल कुमार सिंह, राजपूत MS निशा गणपत, धवल वाघेला, साजन वालवे, पूजाबा जाला जाडेजा, HR हंसा, मेर पीयूष, सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। दोस्तों मैं एक आपसे बात बोलना चाहूंगा। हमारे कोई फ्रेंड ने पूछा था कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो हमें PDF फाइल कहां से मिल सकती है? तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी जो टेलीग्राम चैनल है इन पर यह वीडियो की PDF फाइल अपलोड की जाती है, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़कर यह सभी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, और आज की वीडियो का क्वेश्चन, तांगखा चित्रण कहाँ की एक अनूठी हस्तकला शैली है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तांगखा चित्रण कहाँ की एक अनूठी हस्तकला शैली है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।